आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 2 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर पहला, चैप्टर नंबर दूसरा, और दोनों में जितने भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी जो आपका क्वेश्चन बैंक का MCQ क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पर डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ जो बहुत सारे गेस्ट पेपर में इंपॉर्टेंट खुद के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा जो गेस किया हुआ MCQ क्वेश्चन है, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बार बार रिपीटेड है और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो चैप्टर है आपका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इससे हम लोग देखने वाले हैं MCQ क्वेश्चन, जिसमें आपका जो चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। पहला ऑप्शन आपका समाकलनात्मक अनुशासन, दूसरा आपका मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, तीसरा आपका द्वैधता पर आश्रित या फिर प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है। तो सभी को पता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रेडजेल के द्वारा दी गई है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। हमबोल्ट ने, या फिर हुपर ने, या फिर इरेटोस्थनीज ने, या फिर डार्विन ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। देखिए, भूगोल के जनक, या फिर भूगोल का पिता, आधुनिक भूगोल के जनक, या फिर आधुनिक भूगोल का पिता, भूगोल के संस्थापक। ऐसे ऐसे वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना है, अलग अलग आंसर होते हैं। तो भूगोल सिर्फ लिखा रहे और उसका पिता अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसका उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, जियोग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है। वेद समझते हो ना, 4 वेद है, तो उसी तरीके से जियोग्राफिया एक बुक है, उसको भूगोल का वेद कहा जाता है। इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन देखिए, इरेटोस्थनीज, कार्ल रिटर, इमैनुअल कांट, या फिर फैब्रे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इरेटोस्थनीज। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। आधुनिक भूगोल लिखा हुआ है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आंसर में, अगर ऑप्शन में अगर ये रहता रेडजेल ये वाला, तो कई स्टूडेंट इसको आंसर मार के चले आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई आधुनिक भूगोल है ना, पुराना वाला तो ये था आपका इरेटोस्थनीज, लेकिन यहाँ पर ये बोल देंगे आधुनिक भूगोल ये है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा है, आधुनिक भूगोल, यहाँ पर मानव रहता तब हम इसका जवाब रेडजेल मार सकते थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमबोल्ट। ठीक है, आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है। LNC सैंपल को, रेडजेल को, विडाल डी लाब्लास को, या फिर E हंटिंगटन को। इसका उत्तर हो जाएगा रेडजेल को। आधुनिक मानव जुड़ा हुआ है, मानव भूगोल का जन्मदाता इसको माना जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रेडजेल के शिष्य थे। रेडजेल के शिष्य कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिस एलन सैंपल थे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी है बुक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फ्रेडरिक रेडजेल ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफिया जेनरलिस के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन आपका वार्न वेरेनियस, या फिर चार्ल्स डार्विन, या फिर रेडजेल, या फिर बकल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वर्नार्ड वेरेनियस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफिया नेचुरलिस के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वेरेनियस। जियोग्राफिया वर्ड जहां भी आए, ठीक है, और जेनरलिस या फिर नेचुरलिस, तो दोनों में आपका ये उत्तर हो जाएगा वेरेनियस। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चार्ल्स डार्विन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। वही क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। जिससे हमें भौगोलिक सूचना के बारे में जानकारी होती है, तो वो स्रोत ही नहीं है। यात्रियों के विवरण, या फिर प्राचीन मानचित्र, या फिर चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, या फिर प्राचीन महाकाव्य। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इससे हमें भौगोलिक सूचना के स्रोत के बारे में जानकारी नहीं पता चलती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन आपका मानव बुद्धिमत्ता, या फिर प्रौद्योगिकी, या फिर लोगों के अनुभव, या फिर मानवीय क्रियाकलाप। इसका उत्तर हो जाएगा प्रौद्योगिकी, क्योंकि लोग और पर्यावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है दोनों के बीच में आर्थिक लाभ के लिए जो रिलेशनशिप यूज़ होता है ना, वो फैक्ट्री वगैरह को लगाने के लिए ही यूज़ होता है, या फिर इससे इनको लाभ होता है या फिर इनको नुकसान होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किनका है। ध्यान से समझिएगा, जब भी अगर क्वेश्चन में ये चीज़ रहेगा क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको कुमारी एलन सैंपल ही मारना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य यानी जीवों के बीच में संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया था। परिभाषा से रिलेटेड एग्जाम के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसने किया था, इसका उत्तर हो जाएगा विडाल ली लाब्लास ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ। प्रकृतिवाद, नियतिवाद, निश्चयवाद या फिर सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है। पहला ऑप्शन आपका फ्रेडरिक रेडजेल या फिर कार्ट रिटल या फिर वेरेनियस या फिर डी लाप्लास। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी लाप्लास। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा की गई थी। हमबोल्ट के द्वारा, कार्ल रिटर के द्वारा, वेरेनियस के द्वारा या फिर डी लाप्लास के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा हमबोल्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैम्पल किस देश की थी। जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या ब्रिटेन। सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियतिवाद या फिर निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। कांट ने, हमबोल्ट ने, रिटर ने या इनमें से सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। पहला ऑप्शन आपका हेटिंगटन या फिर अरस्तु या फिर एलन सैम्पल या फिर वर्कले। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। लूसियन फैब्रे ने या फिर ग्रिफिथ टेलर ने या फिर फ्रेडरिक रेडजेल ने या फिर हनिंगटन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लूसियन फैब्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानवीय घटक को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन सी विचारधारा का कथन है रुको और जाओ। तो ये रुको और जाओ कौन सी विचारधारा है। संभववाद विचारधारा, नियतिवाद विचारधारा, नवनियतिवाद या आमूलवाद। इसका उत्तर हो जाएगा नवनियतिवाद। ठीक है, इसी को रुको और जाओ भी बोला जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नव निश्चयवाद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आमूलवादी यानी इसी को बोल सकते हो आप रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता यानी गरीबी के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया है। सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट देखिए, भौगोलिक अध्ययन की नवीन विचारधाराओं में निम्न में कौन सम्मिलित है। भौगोलिक अध्ययन के लिए नई विचारधाराओं में निम्न में से कौन सम्मिलित है। ये सारे हैं, जैसे कि आपका प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, व्यवहारगत कुछ भी बोल सकते हो या फिर मानवतावादी, तो ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। पहला ऑप्शन देखिए आधुनिकवाद या फिर संभववाद या फिर अन्वेषणवाद या फिर आधुनिकतावाद। इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति या फिर स्थानिक संगठन या फिर अन्वेषण और वर्णन। इसका उत्तर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। ये एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। बाकी क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन ये सारे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। कभी भी क्वेश्चन में देखिएगा ना, ये नहीं वर्ड डाल देगा ना, तो आपको आंसर उस सिचुएशन में ना पता नहीं चलेगा कि कौन सा उत्तर है। इसीलिए लोग जो एग्जामिनर होते हैं वो नहीं वर्ड डालते हैं। तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा नहीं है। व्यवहारवादी भूगोल या फिर संस्कृति भूगोल या फिर चिकित्सा भूगोल या फिर सैन्य भूगोल। समाज के लिए कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सैन्य भूगोल। ठीक है, बाकी ये सारे सामाजिक भूगोल के अंडर में आते हैं। सैन्य भूगोल किस में आता है, ये आपका राजनीतिक में आता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा के भाग है, तभी बताया राजनीतिक भूगोल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आपका, क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन आपका निर्वाचन भूगोल, दूसरा पर्यटन भूगोल, तीसरा भौतिक भूगोल, चौथा चिकित्सा भूगोल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निर्वाचन भूगोल। ठीक है, राजनीतिक भूगोल का ये उपक्षेत्र है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आर्थिक भूगोल आप सभी को पता है ना, आर्थिक वर्ड से आपको पता चल गया। तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। संसाधन भूगोल ये तो है, कृषि भूगोल ये भी है। ठीक है, और ये आपका उद्योग भूगोल ये भी है, लेकिन ऐतिहासिक या फिर सांस्कृतिक भूगोल ये कोई आर्थिक भूगोल नहीं है। इसका उत्तर 4 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत में नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है कृषि भूगोल
बिल्कुल है। उद्योग भूगोल ये भी है, पर्यटन भूगोल ये भी है, चिकित्सा भूगोल ये नहीं, ये सामाजिक का है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे, अभी वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर वो आपका विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि। भाई इससे इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो MCQ के लिए हो या फिर आपका 2 नंबर के लिए हो या फिर 3 नंबर के लिए या फिर 5 नंबर के लिए। और 5 नंबर का तो भाई 200% गारंटी है इस चैप्टर से पूछेगा, क्योंकि 2023 में भी क्वेश्चन पूछ दिया है। तो आपको इसमें ध्यान से समझना है क्वेश्चन के आंसर को और देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, एक भी नहीं छोड़ सकता हो, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। पहली शताब्दी समझते हो, जैसे अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी, उसी तरीके से डेट में ईसा की जो पहली शताब्दी थी उसमें विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो टोटल 30 करोड़ से कम थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव जनसंख्या का प्रारंभिक 1 करोड़, यानी मानव का जो जनसंख्या था शुरुआती जो 1 करोड़ हुआ था वह कितने समय में हुआ था, कितना समय लगा था। 1 लाख वर्ष, 5 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष या 20 लाख। इसका उत्तर हो जाएगा 10 लाख वर्ष में, ठीक है। प्रारंभिक 1 करोड़ जनसंख्या हुई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितने वर्ष लगे थे। 40, 50 या फिर 100 या फिर 150 वर्ष। इसका उत्तर हो जाएगा 100 वर्ष लगे थे। 100 वर्ष क्यों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगा, 10 लाख यहाँ 100। तो भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है ना तो उतना और वृद्धि दर होता है जनसंख्या का, समझ में आया ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितने वर्ष लगे। 6 से 7 अरब होने में कितने साल लगे, तो ये आपका 12 वर्ष लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। यहाँ पर ये सारे तथ्य दिए हुए, तो कौन सा सही नहीं है। देखिए पहला, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ा। 500 सालों में 10 गुना, जैसे अगर 10 ही जनसंख्या होगी तो 10 गुना का मतलब 100 लोग बढ़ गए 500 सालों में। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए, विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। पूरे विश्व की जनसंख्या में हर साल 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा पॉइंट, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं। या फिर देखिए यहाँ पर जनआंख्यिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो भाई इसका जो उत्तर है ना वो आपका तीसरा हो जाएगा, यानी ये एक आपका सही तथ्य नहीं है, रॉन्ग है, बाकी सारे सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो रॉन्ग लग रहा है हमें, ठीक है। NCERT के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन के आंसर को पिन कर दूंगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। देश की निवासी या फिर देश के अन्य संसाधन या फिर देश की अर्थव्यवस्था या फिर देश के उद्योग। इसका उत्तर हो जाएगा देश के जो निवासी है ना, सबसे बड़ा धन होता है भाई, उससे बड़ा धन कोई नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सी है। जैसे यहाँ पर देखिए बहुत सारे कारक है, स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु। इसका उत्तर हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कारक को प्रभावित करने वाले को एक्सप्लेन कीजिएगा, ये तीनों लिखे और इसको नहीं लिखे 2 नंबर काट देंगे टीचर 5 नंबर वाला क्वेश्चन में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये जलवायु, किसी भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले। वितरण मतलब क्या होता है, चारों तरफ जनसंख्या बटा रहता है, कहीं ज़्यादा रहता है कहीं पर अलग होता है, तो वही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन 3, 4 है ना वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने से रिलेटेड है। देखिए ध्यान से, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। भू आकृति या फिर मृदा, जल की उपलब्धता, जलवायु, ये तीनों है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक है। क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है भाई, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन को बार बार ये रिपीट किया हुआ, ताकि जो भी अगर टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए तो सभी का आंसर आ जाना चाहिए। जलवायु भी है, नगरीकरण, औद्योगिकरण, उपयुक्त में से ये भी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक है। प्रमुख यानी खास आर्थिक कारक, आर्थिक का मतलब जिससे हमें रोजगार मिलती है, पैसा कौड़ी वगैरह, ये सारा रिलेटेड वाला जो कार्य होता है वो आर्थिक कार्य होता है। तो भू आकृति बिल्कुल भी नहीं होगा आर्थिक कार्य, जलवायु बिल्कुल भी नहीं, मृदा बिल्कुल भी नहीं, खनिज संपदा, तो ये एक आर्थिक कारक है जिस कारण से जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण के आर्थिक कारकों में निम्न में कौन से प्रमुख है। स्थायी कृषि का उद्भव, औद्योगिकीकरण या नगरीकरण या फिर उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ये सारे आर्थिक कारकों में क्या है, प्रमुख कारक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। कैसी मिट्टी होना चाहिए जहाँ पर लोग अधिक निवास करेंगे। तो मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, फसल उगाते हैं अपने जीने के लिए। फसल अगर अच्छी उपज होगी जिस मिट्टी में, उसी मिट्टी में जनसंख्या अधिक रहेगी, तो ये हो गया दोमट मिट्टी, इसकी उपजाऊ मिट्टी होती है। इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन वर्ड जरूर आएगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक आएगा विरल। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब समझ लीजिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। सघन का मतलब होता है जहां जनसंख्या, जैसे कि ये क्षेत्र है, कोई एरिया है, कोई शहर है, यहाँ पर इस तरीके से जनसंख्या बहुत ज़्यादा घना है जनसंख्या। सघन का मतलब होता है जहाँ जनसंख्या घनी हो, एक क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या एकदम गोजगोजायल जैसा है। आप समझ रहे हो ना, मैं खोटा लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप झारखंड के हो तो आप रिलेट कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पर इस क्षेत्र में इस तरीके से जनसंख्या है, इधर उधर छितर पितर है, तो यहाँ सघन जनसंख्या है और यहाँ विरल है। समझ में आया ना, तो वही होता है सघन। तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थलीय क्षेत्र। यानी इस क्षेत्र में क्या जनसंख्या ज़्यादा रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। भूमध्य सागरीय प्रदेश, यहाँ भी नहीं। या फिर देखिए ध्रुवीय प्रदेश, यहाँ भी नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, एशिया का नाम जहाँ भी आता है ना भाई, और खास करके दक्षिणी एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया, तो भाई समझो सीधा उसी को आंसर मारो जहाँ भी अगर बोल देगा अधिक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अब यहाँ पर बहुत स्टूडेंट बोलेंगे अब विरल ढूंढना है। नहीं, विरल क्षेत्र नहीं है, सॉरी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो विरल का मतलब क्या हुआ? कम। अब ये नहीं है कम, इसका मतलब ज़्यादा जनसंख्या वाला आपको ढूंढना है। तो अटाकागा होगा, या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश, या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया, तो यहाँ पर यही होगा, है ना। तो क्वेश्चन घुमाएगा, अब ध्यान में रखिएगा एग्जाम में। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप या फिर महादेश कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऐसा जनसंख्या वाला महादेश का नाम बताइए, या महाद्वीप का नाम बताइए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पूरे विश्व में जो देश है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला वही एशिया में ही है। ठीक है, टोटल मैक्सिमम 10 देश हैं, उन 10 देशों को मिलाकर 60% पूरे विश्व की जनसंख्या का यहीं पर जनसंख्या है, एशिया में ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि दर क्या होता है? एक ऐसा देश जहाँ पर बच्चे जो जन्म लेते हैं उसका जो दर होता है और बच्चे जो मरते हैं उसका जो दर होता है, दोनों में अगर जन्म दर आगे होगा, समझ में आया ना, दोनों को घटाओगे तो प्लस में अगर आंसर आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, जिसका मतलब उसका जन्म दर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। और अगर मान के चलिए मृत्यु दर ही ज़्यादा है, मरने वाले बच्चों की संख्या ही ज़्यादा है और जन्म लेने वाले बच्चों की जनसंख्या कम है, इसका मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा? वृद्धि दर में कमी हो जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप है। तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें भी हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नवत है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूरोप। देखिए ऑप्शन वाइज ध्यान से समझिएगा, आप तुरंत गूगल में टाइप मत करने लगिएगा, यहाँ पर ऑप्शन देखिए। ठीक है, अब हड़बड़ाइएगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? प्रजनन कौन करते हैं, पुरुष या फिर महिला? आप लोग बताइए कमेंट में। तो महिला ना प्रजनन करती है, अरे बच्चे पैदा कौन करते हैं? तो वो महिलाएं करती है। तो एक ऐसा देश है यहाँ पर, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र है या फिर देश है जहाँ पर प्रजनन दर जो है वो ज़्यादा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला नाइजर। यहाँ पर एक महिला लगभग 7 बच्चे, एवरेज है 7 बच्चे पैदा करती है। ठीक है, लगभग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? अब कम जन्म दर कहाँ पर पाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, इन सभी देशों की अपेक्षा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 यहाँ पर 8% होना चाहिए था, 5 कर दिया है, खैर कोई बात नहीं, आप इसी को मारिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह किसका कथन है? एशिया आप सभी को पता है कि हमारा महाद्वीप है, तो एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर, बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कम लोग रहते हैं और बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं जहाँ कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। जैसे कि मुंबई की अगर बात करें, वो बहुत कम एरिया में है लेकिन फिर भी वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के किस महाद्वीप पर लोगों का अस्थायी निवास नहीं है? संसार के किस महाद्वीप पर लोगों का अस्थायी निवास, यानी अस्थायी समझते हो ना, अस्थायी निवास आपसे पूछा जाता है क्या ये आपका स्थायी निवास है या फिर स्थानीय निवास है? फॉर्म भरते हो ना उस समय, स्थायी मतलब फिक्स है कि आप वहीं के निवासी हो। तो इसका उत्तर क्या होगा? दक्षिण अमेरिका या फिर अंटार्कटिका या फिर ओशनिया या फिर अफ्रीका? इसका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या केंद्रित है?
पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में? तो मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या केंद्रित रहेगी, यानी जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। क्यों भाई? मैदानी क्षेत्र एक तो समतल क्षेत्र है, यहाँ पर आपका मिट्टी भी उपजाऊ मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर खेती बाड़ी करने में, घर बनाने में हर एक तरीके से सुविधा मिलती है, जबकि इन जगहों पर ना कहीं बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन का मतलब हमने अभी बता दिया, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश या मरुस्थलीय या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया। सघन का मतलब ज़्यादा, घना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए नेक्स्ट, इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नदी घाटी क्षेत्र में। ऑब्वियसली आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, इतिहास में क्या आप लोग जानते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं हैं, खास करके प्राचीन सभ्यताओं में जो भी देश या भी जो भी क्षेत्र जो बसा था ना, वो नदियों के किनारे, क्योंकि भाई नदी के किनारे आप पानी का इस्तेमाल करके, जल का इस्तेमाल करके खेती बाड़ी कर सकते हो और कृषि करके आप अपना जीवन यापन बेहतर ढंग से कर सकते हो। तो ये हो जाएगा नदी घाटी क्षेत्र जहाँ पर सघन आबादी होती है। नेक्स्ट देखिए, आपका विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहला तो आपका चीन है, दूसरा आपका भारत हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राज़ील का कौन सा स्थान है? विश्व में 5वें स्थान पर, सॉरी आंसर ही हम बता दिए, मतलब ब्राज़ील का स्थान कितना है, तो वो जनसंख्या की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अफ्रीका महादेश में एक देश है, उसमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है, तो वो कौन सा देश है? इसका उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया। नेक्स्ट देखिए, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? इसका उत्तर हो जाएगा 60%। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% यानी 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? दिल्ली, बीजिंग या फिर मैक्सिको सिटी या फिर टोक्यो? इसका उत्तर हो जाएगा टोक्यो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कहाँ पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नगरीकृत यानी शहर वाला देश है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या घनत्व को निर्धारित किया जाता है। आगे देखिए, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10 देश ऐसे हैं जो विश्व का लगभग, उसमें कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है? 40, 50, 60 या 70? इसका उत्तर हो जाएगा 60%। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 121 करोड़ के लगभग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 11 करोड़, 16 करोड़, 18.15 करोड़, 21 करोड़? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 382 है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती की जन घनत्व निर्धारित किया गया है, वह कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 400 व्यक्ति। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा केरल में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बिहार, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो ये आपका 17.5%। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व कम है? यहाँ पर सबसे अधिक, तो यहाँ पर सबसे कम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी थी? इसका उत्तर हो जाएगा 3.29 करोड़ यानी 3 करोड़, ठीक है, 3 करोड़ के लगभग में जनसंख्या थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए, आपका जन अंकिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा W.S. थॉमसन ने, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जन अंकिकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा यही थॉमसन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जन अंकिकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है? 2 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं या फिर 4 अवस्थाएं या फिर 5 अवस्थाएं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 3 अवस्थाएं। नेक्स्ट देखिए, जन अंकिकीय संक्रमण के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं? पहला देखिए प्रथम अवस्था में,
या फिर द्वितीय अवस्था में, या फिर तृतीय अवस्था में, या फिर चतुर्थ अवस्था में? इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनआंख्यिकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय अवस्था में। नेक्स्ट देखिए, जनआंख्यिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। तो देखिए, पहला आपका जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर निम्न, या फिर जन्म दर निम्न तथा मृत्यु दर उच्च। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए आप ऑप्शन को पढ़िएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। ठीक है, ये जनआंख्यिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान करता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत वर्तमान में जनआंख्यिकीय संक्रमण की किस अवस्था में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द्वितीय अवस्था में। विकसित राष्ट्र सामान्यतः जनआंख्यिकीय संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द्वितीय अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? तो ये हो जाएगा त्रिभुजाकार का। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लिंग अनुपात। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, या फिर गंदे बस्तियों के लिए? इसका उत्तर हो जाएगा प्रवास के लिए। किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का सूचक होता है, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का सूचक क्या होता है? तो ये चारों होते हैं, जैसे कि आर्थिक प्रगति, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, या फिर सामाजिक उत्थान। तो ये सारे होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवास के संदर्भ में वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं क्या कहलाते हैं? उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, लक्ष्य स्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा उद्गम स्थान। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति, सुरक्षा, या फिर महामारी? यहाँ पर क्या बोला गया? अपकर्ष का मतलब होता है आकर्षित करना, तो ये सारे आकर्षित करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये आकर्षित करने वाले नहीं है, ये महामारी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है? अब प्रतिकर्ष कारक नहीं होगा तो भाई अपकर्ष होगा, आकर्षण करने वाला। तो बेरोजगारी, भाई ये तो आपका प्रतिकर्ष हो जाता है। रहन सहन की निम्न दशा है, ये भी प्रतिकर्ष। राजनीतिक उपद्रव यानी दंगे फसाद, ये भी आपका प्रतिकर्ष है। तो अनुकूल जलवायु यानी जलवायु अच्छा है, तो ये हो जाएगा नहीं वाला का उत्तर, यानी प्रतिकर्ष अगर कारक नहीं होगा तो अपकर्ष होगा, तो ये उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? अब प्रतिकर्ष कारक कौन सा नहीं है तो अपकर्ष होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। ठीक है, ये आपका अपकर्ष, यानी इससे लोग आकर्षित होंगे और यहाँ पर बसेंगे। बाकी ये जल का अभाव रहेगा तो कौन जाएगा? बेरोजगारी रहेगा, महामारी रहेगा। ठीक है, तो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, टोटल 4 धाराएं हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है? भारत में महिलाएं प्रवास करती है, इसका मेन कारण क्या है? तो शादी। ठीक है, शादी ब्याह होता है तब ना लोग एक जगह से, एक क्षेत्र से दूसरी जगह जाते हैं। आगे देखिए, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन एक धारा पुरुष प्रधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय। ठीक है, ये पुरुष प्रधान है क्योंकि पुरुष ही गांव से नगरीय क्षेत्र में जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो ये 1798 ईस्वी में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने अपने सिद्धांत 1778 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी? इसका उत्तर हो जाएगा थॉमस माल्थस ने कहा था। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है? इसका उत्तर हो जाएगा अंकगणितीय। ठीक है, तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके बाद आपको और भी वीडियो मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।